हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट्स। टुडे एनालिसिस की रोज़ की कक्षा में मैं गौतम आपका स्वागत करता हूं। आइए विभिन्न समाचारों में जो प्रमुख खास न्यूज़ हैं उनको एक एक करके देखते हैं। ठीक है, 14 सितंबर में अगर आप देखेंगे तो वैसे तो ढेर सारे न्यूज़ थे, लेकिन 4 प्रमुख न्यूज़ थे। उसमें से भी एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है, भारत में सप्लाई चेन और उस पर डिटेल, यानी उसकी स्थिति, उसके लिए क्या अवसर है ना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि सप्लाई चेन, आपूर्ति श्रृंखला। तो इसमें हम भारत में पहले आपूर्ति श्रृंखला को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि भारत में आपूर्ति श्रृंखला का किस तरह से विस्तार हो रहा है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है अभी समझेंगे। दूसरा जो है वो ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट आई है अभी, उसमें उसका विश्लेषण करके समझने की कोशिश करेंगे क्या है। जब पेरिस में 2015 में समझौता हुआ था तो विभिन्न राज्यों ने अपने अपने लिए IND मतलब अपना नेशनल डिटरमेंट गोल दिया था कि किसको कितनी कटौती करनी है, कब तक करनी है। और उसमें भी ये बात थी कि हर 5 साल पर इसका समीक्षा की जाती रहेगी। तो उसी के आधार पर इसकी समीक्षा रिपोर्ट आई है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिया है, वर्ल्ड ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद एक आर्टिकल रहा है द हिंदू में, काफ़ी अच्छा आर्टिकल रहा है। आप लोग बायोफ्यूल अलायंस या जैव ईंधन गठबंधन के बारे में सुने हैं। G20 के दौरान एक अलग से हुआ है, भारत, अमेरिका और ब्राज़ील के नेतृत्व में। तो जैव ईंधन को एक हरित ईंधन के विकल्प के रूप में माना जा रहा है कि ये है, और उसके महत्व को भी समझाया जा रहा है। क्यों ऐसा समझा जा रहा है, उसमें लेकर क्या क्या समस्याएं हैं भारत में, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और जो अंतिम रिपोर्ट है वह है लैंसेट कमीशन। ये मेडिकल हेल्थ एजुकेशन के क्षेत्र में एक प्रमुख जनरल है, उसने एक कमीशन है, उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है कि दुनिया भर में TB तपेदिक के रोगियों में जो मृत्यु के आंकड़े हैं वो बढ़े हैं। और बड़ी चिंता का विषय ये है कि उसके पीछे प्रमुख कारणों में जांच का न हो पाना सही से, यानी सही से TB का पता न लग पाना, और इसके कारण इलाज न हो पाना प्रमुख वजह है। ठीक है, चलिए, जहाँ तक पहली न्यूज़ है, भारत में आपूर्ति श्रृंखला के लिए विस्तार का अवसर। तो मुद्दा क्या है, ये है कि अभी आप देख रहे होंगे जब प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पर गए थे तो उन दोनों के बीच भारत को एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं आपूर्ति श्रृंखला बनाने की तरफ दोनों देशों के बीच समझौता हो रहा है, और चाइना प्लस की बात की जाती है। आज चाइना यानी चीन दुनिया का फैक्ट्री कहा जाता है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे क्या होती है, उत्पादित की जाती है और वहाँ से निर्यात की जाती है। और उसमें से अधिकांश इंटरमीडिएटरी रहती हैं, अंतर्वर्ती चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आपको कोई फ़ोन बनाना है तो फ़ोन में जो जो चीज़ें चाहिए वो ज़्यादातर चीन से आती है। ठीक है, तो इस पे आगे देखेंगे कि चीन प्लस की बात हो रही है, तो ऐसे में भारत के सामने भी चीन प्लस के विकल्प के रूप में उभरने का बहुत बढ़िया मौका है। तो उसमें उसी दौरान हम समझेंगे कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला क्या है, चीन के विकल्प के रूप में और कौन कौन से उपलब्ध विकल्प हैं, यानी कौन से देश हैं जो उपलब्ध उनके लिए है, जैसे आसियान कंट्रीज़ हैं। भारत कैसे उन देशों से बेहतर स्थिति में है, क्या ऐसा भारत कर रहा है या कर चुका है कि उनसे बेहतर स्थिति में, उनकी संभावना है कि उनसे बेहतर स्थिति में हो जाए, और इसमें और सुधार के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, इन्हीं कुछ बिंदुओं से हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार के लिए कैसे अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, आइए। चीन केंद्रित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता में कटौती के प्रयासों के बीच वियतनाम जैसे देशों ने भारत की तुलना में चीन प्लस की सुर्खियां अधिक बटोरी है। अब ये चीन प्लस क्या है, चीन+1। चीन तो है ही है, लेकिन पूरी दुनिया की, खासतौर से अमेरिका और विकसित देशों की निर्भरता चीन पे इतनी ज़्यादा हो गई है अपने यहाँ
इंटरमीडिएटरीज गुड या इस तरह की चीज़ों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां चीन में सस्ता लेबर था, सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर था, कर व्यवस्था ऐसी थी जिसकी वजह से ज़्यादातर दुनिया की कंपनियां अपने सामान को वहीं पे उत्पादित करने लगी थी और दुनिया के अन्य देशों में वो बेचना शुरू कर दी थी। तो दुनिया में चीन जो है दुनिया का क्या हो गया था, एक फैक्ट्री हो गया था। लेकिन चीन की बात, शी जिनपिंग की नीतियाँ और बाद में उनका जो है प्रभुत्ववादी नीति और अमेरिका के साथ उसके टकराव, मतलब कूटनीतिक संबंध या इस तरह के टकराव, आस पड़ोस के देशों के साथ उसके टकराव, वहाँ पे जो वस्तुएं उत्पादित हो रही थी अब उनका प्रतिस्पर्धी ना होना, उस तरह की और चीज़ें होना, और ख़ास तौर से जब कोरोना आया तो चीन द्वारा एक तरफा पूरी तरह से लॉकडाउन, सख्त लॉकडाउन लगा देने के कारण दुनिया का पूरी उत्पादन श्रृंखला प्रभावित हो गई। क्योंकि ज़्यादातर अंतर्वर्ती चीज़ें वो होती हैं जो किसी उत्पादन के दौरान यूज की जाती हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि आपको मोबाइल यूज़ करना है तो मोबाइल यूज़ करने में आपको जो एलईडी चाहिए, स्क्रीन चाहिए, वो चीन से आता है, या बैटरी चाहिए वो चीन से आता है, या आपको चिप चाहिए वो चीन से आता है। ठीक है, आप कार बना रहे हो, आपको सेमीकंडक्टर चिप चाहिए वो चीन से आता है, आपको कोई इंजन कंपोनेंट बना रहे हैं चीन से आता है। ठीक है, दवाएं बना रहे हैं, भारत दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन उसके लिए जो एपीआई चाहिए होता है, जो दवाओं का मूल होता है, बेसिक चीज़ें होती हैं, उसका भी कहाँ से आ रहा है, चीन से आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये ऐसे भारत के संदर्भ में, ऐसे दुनिया के सभी देशों के संदर्भ में है। तो कहीं ना कहीं चीन जो है इंटरमीडिएट गुड के एक्सपोर्ट में नंबर 1 में स्थिति में है। ठीक है, चीन, हांगकांग और ताइवान। ठीक है, और चीन, हांगकांग का तो एक तरह से आप, और ताइवान का तो मिला के आप कह सकते हो कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी चिप है, चिप इंडस्ट्री, उस पर तो एक तरह से एकदम बादशाहत ही है। और आज के ज़माने में चिप की जो है आईसी चिप की कितना इम्पोर्टेंट है, कितना स्ट्रेटजिकल महत्व है, इसको आप समझते हैं। ऐसे में दुनिया के देश, खासतौर से अमेरिका आदि देश एक पहल शुरू करते हैं और चीन +1 की बात करते हैं कि चीन ठीक है, चीन में भी कंपनियां लग गई हैं, वहाँ से हटाना इतना आसान नहीं है क्योंकि हटाने में पैसा खर्च होता है, लेकिन उसका विकल्प एक तलाशना होगा ताकि अगर चीन से कोई समस्या आए तो वो बेहतर हो सके। ठीक है, ये चीन +1 की बात है, इसी से सुर्खियाँ आई। लेकिन हुआ क्या कि वो जो वहाँ से कंपनियां हटने लगी तो वो अगल बगल जैसे वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, इस तरह के देशों में चीन के आसपास ही वो फैली, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था और लेबर भी सस्ते थे, इसलिए पहले वो उधर गए। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जब G20 सम्मेलन हुआ और भारत ने भी कई सारी तैयारी शुरू की, तो ऐसे में विकल्प बढ़ने लगा, भारत का विकल्प बढ़ने लगे। जैसे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम का भारत सदस्य है, उसमें जो सप्लाई चेन की रिसाइलेंट की बात होती है, तो उस पर जो अमेरिका और भारत दोनों उसके प्रमुख सहयोगी हैं, उन लोगों का बल ये है कि भारत को ज़्यादा बेहतर विकल्प के रूप में तराशा जाए। क्यों, अभी वो देखेंगे। ठीक है, तो इसी में अभी ये चर्चा की, अभी हाल ही में जो है मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा हुआ है। ठीक है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर अभी जस्ट G20 में हुआ है, इस पर चर्चा कर चुके हैं, जो इंडिया से और सऊदी अरब होते हुए ऐसे होते यूरोप तक के जो है समुद्री परिवहन और रेल कनेक्टिविटी का एक गलियारा है, आर्थिक व्यापार गलियारा। इसके कारण भी भारत का महत्व बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और G20 नेताओं द्वारा शिखर सम्मेलन में की गई घोषणा में भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक एशियाई केंद्र बनने की क्षमता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा में पता चला कि आपूर्ति श्रृंखला भारत संयुक्त अमेरिका संबंधों में नवीनतम अध्याय के केंद्र में है। यानी जो अभी अध्याय के केंद्र में है उसमें अमेरिका का जो मेन आर्थिक फल है वो है कि भारत को एक सप्लाई चेन का सेंटर बना दिया जाए, ताकि चीन का विकल्प के रूप में भारत हम उसके लिए क्या हो, विश्वसनीय सहयोगी रहा हो। क्योंकि हालांकि जो अब विकसित देश हैं वो किसी एक देश पे अब भरोसा नहीं करना चाहते, क्योंकि चीन पे करके उन्होंने देख लिया है। तो वो चाहते तो हैं कि चीन का एक बढ़िया विकल्प तैयार हो, साथ ही साथ वो अपने यहाँ भी प्रयास कर रहे हैं। तो स्ट्रेटेजिकली वो अपने यहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि उनके यहाँ श्रम महंगा है, उनके यहाँ बहुत सारा ज़्यादा लाभ महंगा, वो कहते हैं कि वहाँ पे कोई भी चीज़ उत्पादन करना महंगा हो जा रहा है। ऐसे में वो भारत जैसे देशों को प्रीफर कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है कि आपूर्ति श्रृंखला से क्या आशय है, सप्लाई चेन क्या होता है। तो देखिए, जब
आपूर्ति श्रृंखला या इसको वैश्विक मूल्य श्रृंखला भी कहते हैं, वैल्यू चेन, जिसमें लागत प्रभावी तरीके से उत्पादन के चरणों, विभिन्न चरण हैं, जैसे क्या क्या है, डिज़ाइन होता है, उत्पादन होता है, असेंबली होता है, विपणन होता है और फिर सेवा गतिविधि है, जिसमें जो बेचने की के लिए भौगोलिक स्थिति को संदर्भित करता है कि किसी एक भौगोलिक स्थिति में ये सारी गतिविधियां जब होती हैं कि नहीं, और उत्पादन के विभिन्न चरणों को बात करके तो बनता है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला या सप्लाई चेन। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला 1980 के दशक में औद्योगिक उत्पादन का क्या है, अग्रणी मॉडल रही हैं, जो वैश्वीकरण और क्षेत्रीकरण की गति और प्रकृति को प्रभावित करती हैं। यानी धीरे धीरे जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां वो अपनी आपूर्ति श्रृंखला, यानी अपनी कंपनी कहीं है तो उसके लिए जो इंटरमीडिएट गुड चाहिए या जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए वो एशिया या इस तरह जैसे आसियान देशों में और ख़ास तौर से चीन और उस तरह के देशों में वहाँ पे ऐसी कंपनियाँ विकसित की गई। ठीक है, और ये जो शुरुआत 100 वर्षों में हुई है, यह पिछले 100 वर्षों में जो औद्योगिक उत्पादन में स्थानीय और क्षेत्रीय आपूर्ति में वैश्विक आपूर्ति की ओर बदलाव हुआ है, यानी जो पहले स्थानीय और क्षेत्रीय आपूर्ति था, इससे जो वैश्विक आपूर्ति की ओर बदलाव हुआ है वो धीरे धीरे हुआ है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में सरल यानी कपड़ा, कपड़े के उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, उपभोक्ता सामान और जटिल उद्योग, यानी सरल उद्योग में कपड़ा, कपड़े का सामान, खाद्य प्रसंस्करण और जटिल उद्योग, ऑटोमोबाइल्स, विमान, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल की एक विस्तृत श्रृंखला में पाई जा सकती है। यानी जो आपूर्ति श्रृंखला है वो सरल में भी पाई जा सकती है, जटिल में भी पाई जा सकती है। ठीक है, जैसे कि कोई कपड़ा का उत्पादन कर रहा है ना, मिल्स हैं, तो उसके लिए काटन कहीं और से आ रहा है, धागे कहीं और बन रहे हैं, यहाँ चीज़ें कहीं उत्पादन हो रही है, इसके बाद उसकी सिलाई कहीं और हो रही है और बेचा कहीं और जा रहा है। तो ये पूरी श्रृंखला मिला के क्या होती है, आपूर्ति श्रृंखला होती है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला चीन से क्यों हट रही है? चीन से क्यों हट रही है? अब इसको हम अगर समझें तो पहले चीन में आई क्यों थी? क्योंकि चीन ने शुरू में, चीन में सस्ता लेबर था, उसने अपने यहाँ आर्थिक उदारीकरण किया, अपने यहाँ विज्ञान प्रौद्योगिकी इस तरह की चीज़ों पर यानी टेक्निकल चीज़ों पर वो अपने लोगों को पढ़ाने लिखाने पर बल दिया और उसने फोकस्ड किया कि जिन क्षेत्रों में उसको मातसाहत हो सकती है उन क्षेत्रों पे वो उसी पर ही ज़्यादा बल दे। ठीक है, और कुछ अपने इलाकों पे यानी कुछ क्षेत्रीय इलाकों को उसने चुना विशेष आर्थिक जोन के रूप में, जहाँ पे सिर्फ निर्यात को ध्यान में रख के चीज़ें की गई। और वहाँ पे क्या हुआ कि जब वो चीज़ें इतनी सारी सहूलतें मिली तो दुनिया की और भी सारी जो कंपनियाँ थी वो अपनी चीज़ों की आपूर्ति के लिए, जैसे उनका निर्माण ही करना है, अब वो चाहे निर्माण करके पूरी दुनिया में बेचना है तो चाहे अमेरिका में निर्माण करें या चीन में करेंगे। अब अमेरिका में निर्माण करेंगे तो उनको ज़्यादा, जो अमेरिका में काम करने वाले हैं उनको ज़्यादा लेबर देना पड़ेगा, बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, ग्रीन टेक्नोलॉजी तमाम तरह की चूँकि उनके कम होगा, तो उसके लिए क्या है, उसको है कि वो पूरी कंपनी उठा के चीन में शिफ्ट कर दिया जाए। और यूं ही नहीं कर दिया जाता, उनको सारी व्यवस्था वहाँ मिली तो वहाँ पे शिफ्ट किया और धीरे धीरे करते करते चीन जो है दुनिया का फैक्ट्री बन गया। लेकिन चीन में कोरोना के कारण तो स्थिति आई, उसके पहले ही चीन में अब वो बात नहीं रहेगी। चीन में भी महंगाई बड़ी तेज़ी से बढ़ गई, चीन में भी अब लेबर उतने सस्ते नहीं, मजदूरी इतनी सस्ती नहीं रही, उससे सस्ते दुनिया के अन्य देशों में होने लगे, मतलब और दुनिया के देशों में। ठीक है, और चीन में जो अब नीतियां उसकी हो गई वो विदेशी कंपनियों के प्रति थोड़ा सा सख्त नीतियां अपनाने लगा। ठीक है ना, कि उसमें जासूसी और इस तरह की बात वहाँ पे की जाने लगी। तो इन सब चीज़ों के कारण वो विदेशी कंपनियां जो खासतौर से जो उसके मालिक हैं वो सशक्त होने, उनको सशंका होने लगी। ठीक है, और कोरोना ने तो कोड़ में खाज का काम कर दिया कि कोरोना के कारण जैसे पूरी दुनिया की कोरोना के कारण दुनिया बंद हुई, दुनिया ने धीरे धीरे खोलना शुरू किया, लेकिन चूँकि ज़्यादातर चीज़ें चीन से आती थी इसलिए पूरी दुनिया की सप्लाई चेन, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, मतलब गड़बड़ा गई। और बार बार लोगों के आग्रह करने के बावजूद भी चीन ने जानबूझकर अपने यहाँ अर्थव्यवस्था को रोके रखा। इसके कारण जो है दुनिया को चीन के विकल्प के रूप में सोचने का क्या हुआ, उसके बारे में विकल्प के रूप में सोचने के लिए मजबूर हुई। क्यों? क्योंकि देखिए चीन और हांगकांग, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता चीन पे हो जाने के कारण
चीन और हांगकांग में केंद्रित आपूर्ति श्रृंखलाओं के वैश्विक जोखिम हाल के आंकड़ों से रेखांकित होते हैं। दोनों बाजारों में निर्यात, जो मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए विश्व निर्यात का 20% प्रतिनिधित्व करता है, 22 की अंतिम तिमाही में दौरान 15% और 27% कम हो गए। यानी दुनिया के 20% वस्तुओं के लिए जो चीज़ें जाती थी उसमें इतनी कटौती हुई। यानी ये कटौती होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं सप्लाई की समस्या आ रही थी। आप लोग भी देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को कार नहीं मिल रही, बहुत सारे लोगों को बाइक नहीं मिल रही, बहुत सारी वेटिंग थी। ये सब पीछे क्या थी? चिप की कमी या इस तरह की और सारी चीज़ें कमी जो पीछे से चीन से आनी थी, जो चीन में जो है लॉकडाउन के कारण नहीं मिल रही थी। ठीक है, भारत को एक आकर्षक आपूर्ति श्रृंखला केंद्र क्यों माना जा रहा है? ठीक है, क्योंकि देखिए, भले चर्चा हुआ कि दक्षिण पूर्व एशिया में सस्ते वेतन, राजकोषीय प्रोत्साहन और बेहतर लॉजिस्टिक के से विदेशी कंपनियों को आकर्षित किया, लेकिन उन लोगों को भी पता है कि चीन का अगर विकल्प किसी को बनना है तो वो कम से कम चीन के समान उसकी क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई व्यक्ति है, ताकतवर व्यक्ति है, और उसका विकल्प आपको देना है, तो उसको भी आपको जो उसका विकल्प भी चुनना होगा, उसको एज इक्वल एज उस व्यक्ति के बराबर चुनना होगा। उससे बेहतर ना हो तो उससे खराब भी ना हो, या उस स्थिति में हो जिसमें वो काबिलियत हो कि वो उसको पा सके। तो जो बाकी देश हैं उनकी क्षमताएं उतनी नहीं है कि पूरी दुनिया को लंबे समय तक वो चीज़ें कर सकें। ठीक है, क्यों है? जब वो आप डिटेल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं किसी वस्तु या सेवाओं के उत्पादन में। ठीक है, सिर्फ इसी से काम नहीं चल रहा, इसमें आगे हो सकता है कि वहाँ की जो है आबादी कैसी है, वहाँ का जो बाजार कैसा है, ठीक है, वहाँ पे रिसोर्स कैसे हैं, वो देश स्ट्रैटेजिक रूप से कितना मजबूत है, कितना कमज़ोर है। ठीक है, और उसके साथ भारत कितना मजबूत है इन सारी चीज़ों में, और भारत के साथ जो देश हैं, जो उत्पादन करने वाले ज़्यादातर देश क्या हैं? जो है पश्चिमी देश हैं, अमेरिका या यूरोपीय संघ के देश की कंपनियां हैं, ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियां। तो उनका लगता है कि भारत के साथ उनका रणनीतिक महत्व महत्वपूर्ण है, और दूसरा, भारत में वो सारी चीज़ें बेहतर तरीके से भी उपलब्ध हो रही हैं। तो समय के साथ भारत विदेशी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से लाभ प्राप्त कर रहा है, क्योंकि यहाँ देश हैं लेकिन उनकी वो व्यवस्थाएं नहीं है जिसके साथ अमेरिका अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि उसको पता है कि उन पे विश्वास किया जा सकता है कि नहीं। सभी पे आप हर चीज़ के लिए विश्वास नहीं कर सकते। भारत ने अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया है, ठीक है, करके, और मूल्यवर्धित नौकरियां पैदा करके। हमारे यहाँ जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जिस तरह से हम एजुकेशन पे बल दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें क्या है, चीन के पूरक के रूप में एशियाई विनिर्माण केंद्र बना सकता है। मैं कहा ना कि अगर आपको किसी का विकल्प बनाना है तो उसी के समान, उसी की तरह क्षमतावान व्यक्ति को चुनना पड़ेगा। इसलिए भारत को बेहतरी मिल रही है। और कुछ कारण भी है, और भी कुछ कारण है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, आईफोन आया। आईफोन पहले कभी एक ज़माने में यह था कि किसी ने उससे पूछा, जो आईफोन का एप्पल का CEO था, कि आप भारत में आईफोन क्यों नहीं बेच रहे हैं नया? तो कह रहे नहीं, भारत में बाजार नहीं है, भारत में रिफर्बिश आईफोन बेचने की बात हो रही है। आज स्थिति है कि आईफोन भारत में बिक रहा है, बन रहा है, मतलब रिफर्बिश ही हो रहा, पूरी तरह से उसमें बाहर से चीज़ें आ रही है, यहाँ पे असेंबल हो रहा, और यहाँ से दुनिया के अन्य देशों में जा रहा है, और आईफोन के निर्माण में हम नंबर 2 की स्थिति में हो गए हैं। ठीक है, केवल चीन ही बचा है। तो ये क्या है? कहीं ना हमारे अंदर क्षमता थी जो उस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब कर सके। हमारे अंदर, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बात थी जो उस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करके वो सारी चीज़ें कर सके। ठीक है, इसी तरह से ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक असेंबली जैसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। एक तो हम बहुत बड़े बाजार हैं, दूसरे हमारे यहाँ वो सारी चीज़ें हैं जो उन चीज़ों को आसानी से कर सकती है। ठीक है, क्योंकि हम विश्व व्यापार संगठन आंकड़े के रूप में भी देखिए, विश्व व्यापार संगठन ने जो आंकड़ा दिया है, भारत को 2022 की चौथी तिमाही में 5% हिस्सेदारी के साथ मध्यवर्ती वस्तुओं का 5वें सबसे बड़ा आयातक है। यानी दुनिया में जो इंटरमीडिएटरी वस्तुएं हैं, ऐसी वस्तुएं जिनका इस्तेमाल हम उत्पादन के रूप में करते, उत्पादक मतलब कोई किसी चीज़ के निर्माण में करते हैं। वही कह रहे हैं, जैसे फ़ोन है तो उसमें उसकी बैटरी, उसकी IC चिप, उसका कीपैड, उसका जो है आप कह सकते हैं जो स्क्रीन, ये सब क्या है, इंटरमीडिएटरी गुड हैं। ठीक है, कार बना रहे हैं तो टायर, उसका जो है शीशा, नहीं बहुत सारी चीज़ें जो उसके
उसमें पुनः निर्माण में काम आता है, उसको अंतर वस्तुएं कहते हैं। उसके आयात करने में दुनिया 5वें स्थान पे है। यानी कहीं ना कहीं हम वो आयात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम वस्तुएं बना के अपने कंजम्पशन के लिए नहीं कर रहे हैं, फाइनल गुड नहीं ले रहे हैं, हम उसको बना के अपने यहाँ बेचेंगे या तो दुनिया में हम निर्यात करेंगे। ठीक है, खासतौर से निर्यात के लिए ही है। भारत से आगे देखिए पहले कौन से? चीन है 23.4, अमेरिका है और जर्मनी है और हांगकांग है। यानी भारत जापान से भी आगे निकल गया आयात करने में। उसी तरह से निर्यात करने वाली वस्तुओं में भी भारत 1.5 हिस्सेदारी को दुगना करने की स्थिति में है। भारतीय सेवाएं भी बहुत बेहतर रूप से काम कर रही हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, बैंक ऑफिस कार्य, व्यावसायिक सेवाएं और परिवहन और लॉजिस्टिक शामिल है। सरकार ने भी नीतियां ऐसी बनाई हैं, जैसे PIL स्कीम लाई है API के लिए, जो दवाओं के लिए है, जो अभी कंप्यूटर्स के लिए लाई है, जो IC चिप के लिए लाई है सरकार, हाइड्रोजन बनाने के लिए ला रही, सस्ती ऊर्जा हमारे यहाँ आएगी भविष्य की ज़रूरतों को देख के, सौर ऊर्जा की ज़रूरतें देख के। ठीक है, तो भविष्य में क्या है, हर कंपनी पर भी प्रेशर आएगा कि वो अपने यहाँ ऐसी ऊर्जा, अपने यहाँ ऐसे जगह उत्पादन करे जहाँ पे वो हरित ऊर्जा के आधार पे वो चीज़ें चले। उसके लिए क्या ज़रूरत? वहाँ पे जहाँ पे संभावना ज़्यादा होगी वहाँ पे आएंगे। इसी तरह से भारत ने अभी कई देशों के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जैसे UAE के साथ किया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, अभी यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन के साथ बात चल रही। ये सारी चीज़ें, क्योंकि ज़्यादातर निर्माण इकाइयाँ भी यहीं की है ना, तो इन सब चीज़ों के कारण भारत वैश्विक सप्लाई चेन में एक बेहतर विकल्प बन सकता है। ठीक है, भारत को आगे क्या करना चाहिए, इसमें करना क्या चाहिए, ये सब तो ठीक है, और क्या करना चाहिए? तो उसमें है कि विदेशी निवेश को, यानी इन क्षेत्रों में चूंकि आपके पास पूंजी की कमी है, अभी आप भले 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन चूंकि अभी आप एक बहुत बड़ा देश है, आपकी बहुत बड़ी आबादी है और अभी बहुत सारे लोग विकास के उस पायदान पे नहीं पहुंचे हैं। सामाजिक विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए सरकारों को बहुत सारा अपना संसाधन, देश का संसाधन उसमें देना पड़ता है, जो कि अति आवश्यक है। ऐसे में हमें अपने इस निवेश और इस क्षेत्र को, सप्लाई चेन को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पूंजी चाहिए, जहां से, और ये अतिरिक्त पूंजी हमें कहां से मिलेगी? विदेशों से मिलेगी, और वो निवेश के रूप में मिले, उधार के रूप में, निवेश के रूप में। इसके लिए क्या होगा कि विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना होगा। इसके लिए निर्यात उन्मुख विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, यानी ऐसा निवेश हमें, ऐसा FDI लाना है उन क्षेत्रों में जिससे हम निर्यात कर सकें। जैसे अभी फॉक्सकॉन के साथ जो है, वेदांता के साथ हो रहा है ना IC चिप, तो केवल भारत के लिए नहीं, वो दुनिया में भी और होगा। अभी भारत और UAE के साथ समझौता हो रहा है, हाइड्रोजन, इस तरह की चीज़ें, कि यहाँ पे UAE को पता, अरे सऊदी अरब के साथ, ऐसे UAE के साथ भी हो रहा है, अमेरिका के साथ भी हो रहा है। उनको पता है कि भविष्य में इस तरह की चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, भारत के लिए विदेशी कंपनियों में, देश में निवेश करने के लिए आकर्षित करना महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए विदेशी व्यवसायों के लिए खुला रखना होगा, उन्हें प्रोत्साहन देना होगा ना। प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम जो चलाई है, इसी तरह की चीज़ें चल रही हैं, सरकार ये सब प्रयास कर रही है। आधुनिक विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने होंगे, गिफ्ट सिटी या इस तरह की बात चल रही है, और कुशलतापूर्वक काम करना होगा। साथ ही व्यावसायिक प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना होगा, और अच्छे व्यापार सौदे बनाना भी महत्वपूर्ण है। तो कैसे निवेश आएगा? इन सब चीज़ों से करके निवेश आएगा। और क्या करना होगा? स्थानीय व्यवसायों की भी मदद करनी होगी। देखिए, जो बाहर की कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके आने पे एक डर लगा रहता है कि हमारी अपनी कंपनियों का क्या होगा। तो निश्चित रूप से बड़ी कंपनियों के साथ हमारी छोटी कंपनियां नहीं सस्टेन कर पाएंगी, लेकिन अगर सही ढंग से मैनेज किया जाए तो कर सकती। क्यों? क्योंकि उनको स्मार्ट बनना पड़ेगा, और ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, निर्यातक हैं, इनके लिए आपूर्तिकर्ता बन जाओ, इनकी चीज़ें बनाओ। जैसे मारुति कहीं आई तो उसके लिए आसपास बहुत सारे जो है उसके सप्लायर बनते हैं, छोटी कुटीर उद्योग के रूप में। ठीक है, जैसे कोई भी भारत अभी जैसे JE के साथ समझौता कर रहा है, जनरल इलेक्ट्रिक और HAL का समझौता हो रहा है, तो उसके साथ बहुत सारी कंपनियां, उसके जो बहुत सारी चीज़ें आउटसोर्स कंपोनेंट है वो बाहर से लेंगी। हर कोई कंपनी सारा चीज़ तो अपने यहाँ से नहीं बनाती, तो जो बाहर से आएंगी वो बने, कुछ अपने अगल बगल से सप्लाई करिए। यही चीन भी किया था उसमें जो है। ठीक है, आपके अर्थव्यवस्था का बैकबोन बनता है। ठीक है, इसलिए भारत में भी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे क्षेत्रों में STEM बोलते हैं, STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ के क्षेत्रों में विकास के लिए महत्वपूर्ण है। भारत इस दिशा में कार्य भी कर रहा है, और अपनी आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए भी STEM क्षेत्र में विकास के लिए वो प्रयास कर रहा है। ठीक है,
ये आपका अर्थव्यवस्था के टॉपिक से है। इकोनॉमिक पेपर 3 में जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अर्थव्यवस्था का विकास है, संसाधनों का मोबिलाइजेशन है, और ख़ास तौर से इसमें थोड़ा पोर्शन सेकंड पेपर से भी आएगा विभिन्न देशों के साथ, लेकिन मेनली ये पेपर 3 का वो टॉपिक है। यह रिपोर्ट अभी जस्ट आई है कुछ दिन पहले। इसमें यह रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो देशों द्वारा जो अभी तक प्रयास किया गया है उसके बारे में समीक्षा करने के लिए ये आई है कि जो स्टॉक टेक जो काम दिया गया था उसमें कितना प्रगति हुई है उसको देखने के लिए हुआ है। ठीक है, इसे ग्लोबल स्टॉक टेक, क्योंकि ग्लोबल स्तर पे, वैश्विक स्तर पे जो कार्य किया गया है उसमें उसकी समीक्षा की बात की गई है। और यह बात पेरिस के जो समझौता हुआ था जलवायु परिवर्तन पे, पेरिस समझौता 2015, उसी में ये बात कही गई है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? रिपोर्ट कह रहा है कि जो दुनिया के देशों द्वारा प्रगति की जा रही है जलवायु परिवर्तन की कटौती के रूप में, वह सही नहीं है। और अगर ध्यान नहीं दिया गया तो जो थोड़ा रोक की जो एक खिड़की बची है, सीमित विंडो, नैरो विंडो बोलते हैं कि जो बहुत छोटी सी खिड़की बची हुई है, यानी जो थोड़ी सी उम्मीद है वह भी समाप्त हो सकती है। ठीक है, और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, तो उन्होंने कई सारे निष्कर्ष बताए हैं कि कैसे कितनी कटौती करनी चाहिए, कितना आगे कैसे उसको अपनाया जाना चाहिए, कैसे विकासशील देशों में पूंजी और संसाधनों को फाइनेंस करना चाहिए, जो उससे जुड़ी हुई समस्याएं हैं जो विभिन्न विकासशील देश बार बार कहते हैं, और इसका प्रभाव। तो अभी तो रिपोर्ट का पर एक अगला सम्मेलन जो है इस रिपोर्ट पर नवंबर 2023 में दुबई में होने वाला है, लेकिन इसका प्रभाव अभी G20 डिक्लेरेशन में ही देखने को मिल गया, जबकि G20 डिक्लेरेशन में विकासशील देशों की निवेश ज़रूरतों को, यानी जो उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उस पर उम्मीद की गई है कि 5.4 से 5.9 ट्रिलियन तक हर वर्ष, और 2050 तक कटौती के लिए, यानी कुल मिला के यह बात अब G20 के डिक्लेरेशन में ही आ गई है कि विकासशील देशों की ज़रूरतों के लिए स्पेशल फाइनेंसिंग के लिए ज़रूरत है। तो ये बात कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट की महत्ता को ही बताता है। तो चलिए चर्चा में क्यों है। संयुक्त राष्ट्र ने 2015 के लिए ऐतिहासिक पेरिस समझौते के बाद से जलवायु परिवर्तन पर पहली आधिकारिक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की है ना। ये अभी तक चूँकि 5 साल पे था, तो 5 साल बाद तो कोरोना आ गया था, तो ये पहली ऑफिशियल रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की कि 2015 के बाद पेरिस की पेरिस का जलवायु समझौता हुआ था उसमें जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे कि कटौती के जो लक्ष्य विभिन्न देशों द्वारा किए थे उसमें कहाँ तक प्रगति हुई है। तो ये इस मामले में ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इस रिपोर्ट में जो बात कही गई है वो है कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए समझौते के केंद्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए दुनिया अभी पटरी पर नहीं है। यानी जो लक्ष्य तय किया गया था कि सब जो है प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे, पूर्व औद्योगिक चरण के लेवल से दुनिया के औसत तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा वृद्धि नहीं होने देनी चाहिए, उस पर अब ये दुनिया उसको नहीं पाया जा सकता है। और चेतावनी दी गई है कि 1.5 डिग्री को पहुंच के भीतर रखने के लिए खिड़की तेजी से बंद हो रही है। यानी जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, वो उम्मीद नहीं हो पाएगी, यानी कहीं भी हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसे ग्लोबल स्टॉक रिपोर्ट क्यों कहा गया? क्योंकि वैश्विक जलवायु का कार्रवाई का अब तक का सबसे व्यापक मूल्यांकन की यह रिपोर्ट है। ग्लोबल स्टॉक टेक वैश्विक जलवायु कार्रवाई का अब तक का सबसे व्यापक मूल्यांकन है, जो पिछले 2 वर्षों में वैज्ञानिक डेटा, सरकारों, कंपनियों और नागरिक समाज के इनपुट से संकलित है। यह आकलन करता है कि हम जलवायु परिवर्तन पर कहाँ खड़े हैं और इस दशक के दौरान संकट से निपटने के लिए एक रोड मैप भी प्रदान करता है। यानी ये बताता है कि हम इस दौरान कहाँ खड़े हैं और इससे निपटने के लिए एक रोड मैप भी यह बताता है। जब 2015 में क्यों ये लाया गया है वो आप बता दें और डिटेल देख लीजिए। जब 2015 में सदी के अंत तक वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 21वीं सदी तक 2 डिग्री सेल्सियस
से ऊपर नहीं बढ़ने और जहां तक संभव हो 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखने के लिए पेरिस में प्रतिबद्धता जताई थी, तो वे समय समय पर अलग अलग देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों की नियंत्रित करने और अपने जीवाश्म ईंधन पर निर्भर ऊर्जा प्रणालियों को नवीकरणीय स्रोतों में परिवर्तित करने के लिए किए गए प्रयासों का जायजा लेने या समीक्षा लेने के लिए भी सहमत हुए थे। यानी वो देश सहमत हुए थे, ये लक्ष्य तय किए थे और उस पर ये भी सहमत हुए थे कि हम समय समय पे यानी हर 5-5 साल पे हम इस पे समीक्षा करेंगे, समीक्षा की जाएगी कि आखिर हुआ क्या है, हम उस लक्ष्य पे प्राप्त हैं या नहीं हैं। यह पहली रिपोर्ट है, 20 में ही आना चाहिए लेकिन 20 का तो समझ रहे कोरोना था, तो यह पहली रिपोर्ट है और ये नवंबर में जो संयुक्त राष्ट्र का जलवायु सम्मेलन होने वाला है 28वां संस्करण दुबई में, उसमें इस पे क्या होगी, चर्चा की जाएगी। ठीक है, रिपोर्ट क्या कहती है, अगर सिंपल में उसका क्रक्स बताएं तो रिपोर्ट ये कहती है कि हम सही रास्ते पे, हम मतलब दुनिया के जो भी देश हैं जिन्होंने भी जो पेरिस समझौते में जलवायु के लिए जो लक्ष्य रखा है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए जो कटौती, उसको नहीं कर पा रहे हैं। और यह बात जो अभी गैप वाइबिलिटी गैप मतलब जो रिडक्शन गैप रिपोर्ट आई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, जिसमें ये बात कही गई थी कि दुनिया में उस 1.5 डिग्री लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 23 ट्रिलियन टन कार्बन की कटौती करनी है, 23 अरब टन बिलियन टन कार्बन की कटौती करनी है, लेकिन दुनिया जिस स्तर पर भी कर रही है वह मात्र 2 से 3 बिलियन टन ही कार्बन की कटौती, कार्बन डाइऑक्साइड की कटौती होगी। यानी कहीं ना कहीं 20 बिलियन टन की अभी भी समस्या बनी हुई है। वही बात ये रिपोर्ट भी कहती है। अब देखिए रिपोर्ट क्या क्या निष्कर्ष निकालती है, इसको थोड़ा एक एक करके जल्दी जल्दी देख लेते हैं। बाकी 17 शीर्षक हैं, शीर्षक पुस्तक अपना पढ़ लीजिएगा, इसमें थोड़ा प्री के लिए भी डेटा होगी। ठीक है, कहा गया है कि पेरिस समझौते ने देशों को लक्ष्य निर्धारित करने और जलवायु संकट की तात्कालिकता का संकेत देने के लिए प्रेरित किया है। यानी पहली बात ये बता रही कि पेरिस समझौते में, ये पेरिस समझौते की क्या कह सकते हो, सफलता या उसका महत्व, क्योंकि ये बता रहा है कि इसने कहीं ना कहीं पेरिस समझौते ने, आप पेरिस समझौते पर ही 5 साल बाद आप समीक्षा कर रहे हो, तो पहली बात ये है कि पेरिस समझौते का सकारात्मक प्रभाव रहा है। क्यों? क्योंकि ये जलवायु संकट की तात्कालिकता की किस तरह की समस्या है और इसको के लिए क्या है कि कैसे देश लक्ष्य निर्धारित करें, इसके लिए इसने क्या किया है, प्रेरित किया है। और सरकारों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं को जीवाश्म ईंधन व्यवसायों से दूर करने के तरीकों का समर्थन करने की आवश्यकता है और राज्यों और समुदायों को प्रयासों में मजबूत करना पड़ेगा। पहली तो बात ये कि पेरिस समझौते ने दुनिया के देशों को इस जलवायु परिवर्तन की समस्या और संकट को समझने के लिए प्रेरित किया है। सरकारों को इस जीवाश्म ईंधन की जगह हरित ईंधन की तरफ या नवीकरण स्रोत की तरफ अपनी अर्थव्यवस्था और व्यवसाय को ले जाने की ज़रूरत है और इसके लिए ज़रूरी है कि राज्य क्या हो और समुदाय, यानी समुदाय भी इसमें जुड़े। जो बात प्रधानमंत्री मोदी जी लाइफ मिशन के ने कहते हैं, लाइफ फॉर इन्वायरमेंट नहीं, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, लाइफ मिशन, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, उस तरह की बात है कि हमें अपने जैसे समुदाय को भी जब तक पर्यावरण और उसके संकट और जलवायु परिवर्तन के उसमें नहीं जोड़ा जाएगा एक वैश्विक आंदोलन में, तब तक ये नहीं होगा। यही बात ये रिपोर्ट भी कहती है। और क्या कह रही है, तीव्र परिवर्तन विघटनकारी हो सकता है और देशों को यह सुनिश्चित करने का काम करना चाहिए कि आर्थिक परिवर्तन न्याय संगत और समावेशी हो। यही बात भारत भी कहता रहता है कि एक बार में रिडक्शन नहीं कर सकते हैं, अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो ये किसी भी देश पर डिवास्टेटिंग प्रभाव, यानी कह सकते हो दुष्प्रभाव डालेगा, खतरनाक दुष्प्रभाव डालेगा अगर हिंदी में कहें तो। भारत इसीलिए मिक्सअप लेके चल रहा है, वो कई क्षेत्रों में वो सौर ऊर्जा पर भी ध्यान दे रहा है, वो पवन ऊर्जा पर भी ध्यान दे रहा है, वो सारे विरोध के बावजूद न्यूक्लियर ऊर्जा पर भी ध्यान दे रहा है, वो कोयले पर भी भले बढ़ रहा है लेकिन ध्यान दे रहा। हाँ, उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी ला रही है कि कम से कम कोयला जाए, वो बायोफ्यूल पर भी ध्यान दे रहा है। वो सिर्फ एक चीज़ों पर नहीं बलते, उसको पता है कि ऐसा करना किसी भी देश के लिए उचित नहीं होगा क्योंकि इसका प्रभाव बड़ा विघटनकारी होगा। आप श्रीलंका का देख लीजिए, श्रीलंका ने सरकार ने एक ही बार में कहा कि हम अब जैविक खेती करेंगे, पर्यावरण अनुकूल खेती करेंगे, रासायनिक खेती से दूर भाग गए। हुआ क्या, जैविक खेती सफल नहीं हो पाई, उत्पादन नहीं हुआ, भूखमरी की समस्या आ गई। तो ये भी चीज़ यही बात ये कह रहा है कि एक विघटन का एक बार में नहीं, धीरे धीरे होना है और ऐसी नीतियाँ होनी चाहिए जो न्याय संगत हो, समावेशी हो, और ये देशों के लिए भी है।
और क्या कह रहा है इसमें, वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 2030 तक 43% और 2035 में 60% तक कम करने और वैश्विक स्तर पर 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन डाइऑक्साइड स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है। ये कह रहा है रिपोर्ट कि 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन में 43% कमी, 2035 तक 60% और 2050 तक अगर जीरो यानी शून्य उत्सर्जन करना है, हालांकि विभिन्न देशों के लिए अलग अलग है पेरिस समझौते में, तो इसके लिए अभी बहुत प्रयास करने के लिए ज़रूरत होगा। इसके लिए क्या क्या करना होगा, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाना होगा और सभी बिना परिष्कृत जीवाश्म ईंधन यानी कोयला आधारित, जैसे कोई कोयला संयंत्र है जिसमें कार्बन सीसी टेक्नोलॉजी, कार्बन कैप्चरिंग एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी नहीं है, इस तरह की चीज़ों को आपको बंद करना पड़ेगा। पूरी तरह से कोयला को नहीं बंद करना, उसमें ऐसी जो परिष्कृत नहीं हो, और इसे तेजी से समाप्त करना होगा। वनों की कटाई को क्या करना होगा, वनों की कटाई, भूमि क्षरण को रोकना होगा और इसे बदलना होगा, यानी उससे और ऐसा करना हो जो जलवायु को फायदा हो। उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन सिंक को संरक्षित करने और बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कृषि पद्धतियों को भी प्रोत्साहित करना होगा। तो ये सारी बातें बताई गई है इसमें, 16-17 बातें, जिसको क्या होगा करके आप जलवायु परिवर्तन, आप मतलब दुनिया के देशों के लिए ये बात कही गई, जो अभी नवंबर में होगा उसमें ये कहा जाएगा। पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के सामने आने वाले भविष्य के प्रभावों से निपटने के मदद करने के लिए, कदम बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी पूरी दुनिया प्रयास कर रही है, लेकिन ये अधिकांश प्रयास खंडित हैं, वृद्धिशील हैं यानी इंक्रीमेंटल हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं, और खंडित हैं यानी इधर उधर हैं, किसी क्षेत्र विशेष तक है और क्षेत्रों में असमानता रूप से विस्तृत है। यानी कि जो प्रयास हो तो रहे हैं, लेकिन वो प्रयास कोऑर्डिनेट इफेक्ट से नहीं है। जैसे कोई एक चीज़ ले जाना हो, एक मेज़ ले जाना हो, 4-5-6 लोग हों और 6 लोग अपनी अपनी तरफ से चल रहे हैं, तो वो मेज़ कहीं नहीं जाएगी। इसलिए ये रिपोर्ट कहती है कि इस तरह के प्रयासों में देशों के लिए ज़रूरत है कि कोऑर्डिनेटिव इफर्ट हो, ताकि सभी क्षेत्रों में काम किया जा सके। नुकसान और क्षति को रोकने, कम करने और संबोधित करने के लिए, जोखिमों को व्यापक रूप से प्रबंधित करने और प्रभावित समुदायों को सहायता प्रदान करने के लिए जलवायु और विकास नीतियों पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। यानी ऐसी नीतियां बनाई जाए जो जलवायु और विकास, क्लाइमेट और डेवलपमेंट दोनों को लेकर साथ में चल सके। और अंततः जो सबसे महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तो सभी है, लेकिन जो भारत कहता रहा उसमें से अधिकांश बातें इसमें कही गई है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से होने वाले नुकसान को रोकने, कम करने, संबोधित करने के लिए अनुकूलन यानी एडाप्टेशन, वित्त पोषण व्यवस्था के लिए समर्थन को विस्तारवादी और नवीन स्रोतों से तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है। तत्काल बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रभाव को जलवायु लचीली विकास के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है। यानी क्लाइमेट रिसाइल, जो जलवायु, ऐसा विकास जो जलवायु की दृष्टि से उपयुक्त हो, उसकी दिशा में वित्तीय स्रोतों का तेजी से जाना होगा। ऐसे में विकासशील देशों में जलवायु वित्त तक पहुँच बढ़ाने की जरूरत है। वैश्विक निवेश जरूरतों को पूरा करने के लिए खरबों डॉलर को अनलॉक करना और पुनर्नियोजित करना आवश्यक है। यानी ये बात कहता है कि अगर इस जलवायु परिवर्तन की दिशा में काम करना है, तो जो वित्तीय व्यवस्था है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जलवायु और विकास को जो समायोजित करके चलने वाली योजनाएं हैं उसमें निवेश करना होगा, और ख़ास तौर से विकासशील देशों में जो योजनाएं चल रही हैं और विकासशील देशों की जो ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा करना होगा। अन्यथा क्या होगा, अन्यथा वही होगा कि हम अपने लक्ष्य से पीछे छूट जाएंगे। जो वो विंडोज़ खुली है वही ये सब विंडोज़ के बारे में बता रहा है कि कैसे हमें समुदाय को जोड़ना होगा, कैसे हमें कृषि में सुधार करना होगा, कैसे इंक्रीमेंटल करना होगा, और कैसे विकासशील देशों को ऐसे करना होगा कि जलवायु और विकास एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं हैं, उसको आपस में इंटीग्रेट करना होगा। केवल जलवायु के लिए नहीं, केवल विकास के लिए नहीं, जलवायु और विकास एक दूसरे के साथ कैसे समायोजित हैं, कैसे इंटीग्रेटेड हैं, इस पे बल देना चाहेगा। ठीक है, यही बात भारत भी कर रहा है। वैश्विक स्टॉकटेक रिपोर्ट का प्रभाव ऐसे बताया कि अभी G20 का हुआ था, उसी में ही ये बात कही गई है। आगे रिपोर्ट, इस पे चर्चा आगे होने वाली है नवंबर में, लेकिन इसका प्रभाव G20 के नेताओं में भी देखा कि शिखर सम्मेलन में सबसे महत्वपूर्ण परिणामों से एक माना जाता है। इस दस्तावेज में क्या कह रहा है, पहली बार औपचारिक रूप से दुनिया को नवीकरणीय ऊर्जा अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए आवश्यक वित्त में भारी उछाल को मान्यता दी गई। ये कह रहा है कि दुनिया में को जब न्यू एनर्जी अर्थव्यवस्था में बदलना, यानी नवीकरणीय ऊर्जा में, रिन्यूएबल एनर्जी इकोनॉमी में बदलना है,
तो जो पैसा जाना है, वित्त फाइनेंसिंग होनी है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रयास करना होगा। विकासशील देशों के लिए 2030 से पहले की अवधि में 5.8 to 5.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी 1 ट्रिलियन बराबर 1000 बिलियन, यानी 1 ट्रिलियन बराबर 1000 अरब, यानी आप कह सकते हो 5800 से 5900 अरब डॉलर क्या करना होगा, विकासशील देशों की तरफ जाना होगा। और 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन पहुंचने के लिए 2020 के स्तर में स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए भी प्रतिवर्ष 4 अरब अमेरिकी डॉलर, 4000 अरब अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। तो ये इसकी जो है वो है महत्व है। सतत जैव ईंधन का जटिल मार्ग। जैव ईंधन बायोफ्यूल अलायंस, अभी जैसे आपने पढ़ा, जैव ईंधन को विभिन्न आयोगों द्वारा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा आयोग द्वारा भी कहा गया है कि यह एक बेहतर विकल्प हो सकता है, लेकिन इसको लेके कई सारी चुनौतियां हैं। जैसे हम मानते थे कि ईवी हमारा जो है परिवहन के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेकिन उसकी भी कई सारी समस्याएं हैं। ठीक है, जैसे कि ईवी आप लाएंगे तो जो परंपरागत कंबसन इंजन यानी पेट्रोल डीजल इंजन है, उससे जुड़ी सारी इंडस्ट्री को क्या करना पड़ेगा, आपको बंद करना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारा नुकसान, जॉब जाएगा और बहुत सारा पैसे और निवेश का क्या होगा, बर्बादी होगा। अभी देखिए हमारे जो है सड़क परिवहन मंत्री ने एक बार बोल दिया कि जो है 10% कटौती लगेगी और ऑटोमोबाइल सेक्टर पे उसका शेयर मार्केट पर प्रभाव पड़ा। तो ये सारी समस्या है। इसमें जैव ईंधन एक महत्वपूर्ण विकल्प है, लेकिन जैव ईंधन में भी बहुत समस्या है कि जैव ईंधन इतना आसान नहीं है। जैव ईंधन बायोफ्यूल में भी कई जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन होता है जो कि हम खाद्यान्नों से बनाते हैं, जैसे गन्ना से, मतलब गन्ना मतलब ईख, गन्ना और चीनी वाला जो से इथेनॉल बनाते हैं, या जो खाद्यान्न होते हैं चावल या इस तरह के मक्का आदि से चीज़ों से बनाते हैं। अभी तक ज़्यादातर हम उसी पर हैं, लेकिन उनकी अपनी समस्या कि वो खाद्य सुरक्षा को करते हैं। तो ऐसे में विकल्प ये है कि हमें जैव ईंधन पर तो बल देना है। जैव ईंधन के जो सेकेंड जनरेशन हैं, जो सेकेंड जनरेशन क्या है कि ऐसा बायोफ्यूल जो कृषि उप उत्पादों से, या जो हमारे यहाँ जो कह सकते हैं जो अवशेष हैं, कृषि अवशेष हैं, या जो स्लरी हैं, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके हम, जैसे जो हमारे यहाँ पराली जलाई जाती है, अगर उसको हम बदलने में बायोगैस और सीएनजी में बदलने में शुरू हो जाए, यानी जो कृषि उपज न होके गैर कृषि, जो कृषि उपज का जो बाय प्रोडक्ट होता है ना, जो कचरा है, इस तरह की चीज़ें जो गीले और कार्बनिक कचरे हैं, इनका प्रयोग करके अगर हम जो बायोईंधन बनाते हैं वो सेकेंड जनरेशन में आता है। उसका अगर इस्तेमाल, उससे भी जुड़ी समस्याएं हैं, लेकिन उसी को ही हम जैव ईंधन का विकल्प मान सकते हैं, और इसके लिए जो जैव ईंधन गठबंधन हुआ है इस दिशा में बेहतर प्रयास कर सकता है। चलिए देखते हैं सतत जैव ईंधन की आवश्यकता क्यों है। पिछले, जैसे देखिए कि पिछले कुछ वर्षों में ईवी की बात हो रही है, ईवी लॉ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लॉ, उसमें बहुत सारी समस्याएं। एक अर्थशास्त्री का मैं सुन रहा था, उसने कहा था कि दुनिया में, सारी दुनिया नहीं, वो अमेरिका के संदर्भ में कह रहा था कि अमेरिका में जितनी कारें हैं, अगर उतनी कारों के लिए पूरी की पूरी कार को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदल दिया जाए तो उसके लिए जो बैटरी चाहिए होगा, उतनी बैटरी का उतनी बैटरी के लिए रिसोर्स कहाँ से आएगी, उतनी बैटरी को चार्ज करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो अभी अमेरिका की इलेक्ट्रिसिटी है उसके 4 गुना ज़्यादा उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप उतनी बैटरी के लिए मटेरियल, उसके लिए आपको आयात पर निर्भर करना पड़ेगा, वो उसके लिए ज़्यादा खनन की ज़रूरत पड़ेगी, फिर खनन भी पर्यावरण समस्याओं को लेकर आएगा। तो कहीं ना कहीं ईवी में बहुत सारी समस्याएं हैं। ठीक है, इसलिए ईवी के विकल्प के रूप में जो परिवहन व्यवस्था है, परिवहन प्रणाली है, उसमें बायोफ्यूल जो, और दूसरे क्या है, एक तो ये हुआ कि जो उतना संसाधन आयात और वो होगा। दूसरा क्या है कि वो जो परंपरागत ऑटोमोबाइल उद्योग है, अगर ईवी पर जा रहे हैं तो जो पहले से कंबशन इंजन है उनके तबाह होने की समस्या। इसके लिए सरकार या दुनिया के देश बायोफ्यूल या फ्लेक्स फ्यूल की तरफ जा रहे हैं कि, और हाइब्रिड हो, और जो पहले से चले आ रहे हो वो बायोफ्यूल या फ्लेक्स फ्यूल को अपना के चलना शुरू कर दें, यानी ईवी के साथ हम बायोफ्यूल को अपना लें। इसलिए ज़रूरत है बायोफ्यूल की। लेकिन समस्या ये है कि बायोफ्यूल ऐसा होना चाहिए जो सतत हो, जो सस्टेनेबल हो। ऐसा ना हो कि आप
आपने ईबी की समस्या आई तो आपने बायोफ्यूल अपना, पहले आपको कार्बन डाइऑक्साइड कोयले से समस्या आई है, उससे फॉसल फ्यूल से, तो आपने ईबी अपनाया, ईपी अपनाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाया, उसके लिए समस्या आ रही तो आपने बायोफ्यूल अपना लिया, अब बायोफ्यूल के लिए समस्या आए तो कुछ और अपना। ऐसे नहीं, आपको सस्टेनेबल होना चाहिए कि जो बायोफ्यूल अपना रहे हैं वो लंबे प्रक्रिया से चल सके। उसके लिए क्या समस्याएं हैं उसको आप समझते हैं, ठीक है। भारत में जैव ईंधन से जुड़ी चुनौतियां क्या है? अगर हम भारत के संदर्भ में देख लें क्या चुनौतियां हैं, कि जो भारत है, अभी हमने देखा था कि भारत अभी अपने पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिश्रण कर रहा है और 2025-26 तक वो 20% कर लेगा, यानी 20% अपने आयात को कम कर लेगा और उतनी अनुसार वो अपने उत्सर्जन को, कार्बन उत्सर्जन और फुटप्रिंट को कम कर लेगा। लेकिन भारत में जो अभी जैव ईंधन है वो पहली पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल का पर्याय है, जो मुख्य रूप से खाद्य फसलों से प्राप्त होता है। भारत 2025-26 तक पेट्रोल में जो 20% इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने का नीतिगत फैसला लिया है वह भी पूरी तरह से गन्ने और खाद्यान्न से बने फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल से ही पूरा होने की उम्मीद है, यानी जो खाद्यान्न, खाद्य पदार्थों से होगा। कुछ लोगों को कहना है, और ख़ासतौर से हमारी सरकार भी ये मानती है कि इससे किसानों का फ़ायदा होगा। बिल्कुल फ़ायदा होगा, गन्ना किसानों का फ़ायदा होगा, क्योंकि गन्ना में बहुत सारा, जैसे किसान चूँकि लॉबी हैं उसमें बहुत फ़ायदा होता है, और लेकिन चीनी का उतना उत्पादन नहीं होता। तो अगर हम उसको इथेनॉल बना लेंगे तो हमारे गन्ना किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ समस्या है, गन्ना से ही समस्या है कि एक तो जो मूल्य मिलता है उसमें किसान, जो गन्ना को बेहतर अभी मूल्य मिल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा सब्सिडी है। दूसरा, गन्ना जो उपजाने में बहुत ज़्यादा पानी खर्च होता है, और अभी एक रिपोर्ट आई है मिशिगन यूनिवर्सिटी की कि दुनिया में जिस तरह से चल रहा है पानी का किल्लत और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ऐसे में गन्ना का उत्पादन और खाद्यान्न उत्पादन के सामने संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो अभी हम फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल ले रहे हैं कि हमारे पास तो सरप्लस अनाज है, सरप्लस गन्ना है, इसका इस्तेमाल करके हम इथेनॉल बना के और हम पेट्रोल और डीजल कम कर सकते हैं, इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, कहीं ये लेने के देने न पड़ जाए कि आप इसको करने लगें और फिर वो जब, और जलवायु परिवर्तन भी हो रही है, ऐसे में जब खाद्यान्न की भी कमी होने की उम्मीद है, तो ये फर्स्ट जनरेशन वाला जो इथेनॉल है, पहली पीढ़ी का इथेनॉल, ये हमारे लिए बेहतर विकल्प नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है। हम 140 करोड़ की हमारी आबादी है और हम अपने जो उपजाऊ खाद्यान्न ज़मीनी है उसको जो अभी खाद्यान्न के लिए करते हैं उसको, अभी तो हमको एक्सेस दिख रहा है, उसका इस्तेमाल करके हम अपने महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर और उस चीज़ का इस्तेमाल हम किसके तरह, ईंधन की तरफ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पता चला कि हमने ईंधन के रूप में हमने तो कार्बन बचाया, कार्बन जीवाश्म ईंधन का विकल्प दिया तो कार्बन फुटप्रिंट बचाया, लेकिन कृषि के रूप में जो है ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन बढ़ा दिए। कृषि के रूप में हम अपने पर्यावरण को क्षति करने लगे। तो इसलिए हमें ध्यान देने की क्या ज़रूरत है? हमें ध्यान देने की ज़रूरत है दूसरी पीढ़ी की जो इथेनॉल है उस पे, सेकेंड जनरेशन। और ये सेकेंड जनरेशन क्या होता है? ये फसल के अवशिष्ट से तैयार होता है और अवशेषों से बनता है, और फीड स्टॉक आपूर्ति श्रृंखला और स्केलिंग से संबंधित कई चुनौतियों के कारण इस लक्ष्य को प्राप्त करने में ज़्यादा योगदान देने की संभावना नहीं है। क्योंकि हमें चाहिए सेकेंड जनरेशन, और सेकेंड जनरेशन के साथ समस्या है। देखिए अब ये है, यही तो कह रहा है कि हमारे यहाँ जो सतत जैव संगठन, जो जैव ईंधन की व्यवस्था वो कॉम्प्लिकेटेड, इसमें भी समस्या है। उसमें क्या समस्या है? इसमें आप खाद्यान्न के लिए तो नहीं दिक्कत है, लेकिन अवशेष से जो समस्या है यहाँ पे देखिए, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है अवशेषों को लेकर कि भारत की फसल पैदावार पहले से स्थिर हो गई है, तो ग्लोबल वार्मिंग में पैदावार कम होने की उम्मीद है, यानी अतिशेष उपज को ऊर्जा। इसलिए सम्मिश्रण लक्ष्यों को पूरा करने की हमारी रणनीति अधिशेष फसल उत्पादन पर निर्भर नहीं कर सकती, यानी जो हम अधिशेष उस पर नहीं कर सकती है। दूसरा, मिशिगन विश्वविद्यालय के नेतृत्व में हाल में किए गए एक अध्ययन में अनुमान है कि भूजल की कमी दर मौजूदा की तुलना में 2040 से 80 के बीच में 3 गुना से अधिक हो सकती है। तो यानी ये सब चीज़ें हैं कि हमें अधिशेष उपज की ओर क्यों मुड़ना चाहिए। लेकिन ऐसी सीमित संसाधन, चाहे वो भूजल हो या कृषि योग भूमि हो, ईंधन के मुकाबले खाद्य उत्पादन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। क्योंकि खाद्यान्न, ईंधन नहीं रहेगा तो हम नहीं चलेंगे, ज़रूरी है, लेकिन जीवन तो बिना खाद्यान्न के नहीं चल सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें ऐसी नीतियां बनानी है अपने लिए, जैसे सेकेंड जनरेशन की बात आती है कि सेकेंड जनरेशन चलाओ,
सेकेंड जनरेशन के साथ समस्या क्या है कि हमारे पास एक तो पशुओं भी बहुत सारे खाद्यान्न खाते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कि गेहूं का भूसा बहुत महंगा है, पहले तो पराली जलने लगी, दूसरा बहुत महंगा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर ईंट भट्ठों में उसका इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, अब पता चला कि आप ईंधन के लिए उसका उपयोग करने लगेंगे, तो वो बहुत सारे जो हमारे पशु जो फसल अपशिष्ट खाते हैं, यानी जो फसलों का जो उनका होता है, उसमें दिक्कत आएगी। दूसरे, उनका एक साथ इकट्ठा कर पाना, यानी जो हम एक जब आप कोई संयंत्र लगाएंगे, कोई बायो इथेनॉल प्लांट या बायो सीएनजी प्लांट लगाएंगे, तो उसके लिए लाभ मिले, उसके लिए ज़रूरी है या तो आप ये है कि सारा चीज़ भर के भूसा, पुआल, इस तरह की चीज़ें आप उन संयंत्रों को ले जाइए किसी पार्टिकुलर एक जगह पर बड़ी, तो उसमें जो ले जाने आने का खर्चा है वो सारी समस्या को ख़त्म कर देगा। और दूसरा क्या है कि अगर आप विकेंद्रीकृत करते हैं, लोग कहते हैं कि इसको विकेंद्रीकृत करना होगा, तो विकेंद्रीकृत के साथ समस्या क्या है? समस्या ये है कि फिर वो है कि वो क्या इकोनॉमिक रूप से वाइबल होगा। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। इसके लिए इसमें सुझाव दिया जा रहा है कि हमें ऐसे जैव ईंधन की तरफ जाना पड़ेगा जो क्या हो, जो सतत हो, और हमें जो अपने लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में या ऊर्जा के लिए जो बनाना होगा, उसे सिर्फ आंख बंद करके नहीं कि सभी क्षेत्रों में जैव ईंधन लगा दो, सभी क्षेत्रों में भी नहीं। हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ईवी किस क्षेत्र में काम करेगा, बायोफ्यूल किस क्षेत्र में काम करेगा, और जो परंपरागत है वो किस क्षेत्र में काम करेगा। जैसे जो ट्रक आदि हैं या जो दूर के जो वायुयान हैं, उसमें आप ईवी नहीं, उसमें आपको जो बायोफ्यूल या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जो कारें हैं जो सिटी आदि में प्रयोग करते हैं, उसमें आप ईवी को आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह से एक जुडिशियस सोच समझ के आपको प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, सतत बायोमास उपयोग क्या है? अभी ऊर्जा परिवर्तन आयोग ने नेट जीरो उत्सर्जन अर्थव्यवस्था के भीतर जैव संसाधन, ये पूरा रिपोर्ट है, नेट जीरो उत्सर्जन अर्थव्यवस्था पर भीतर जैव संसाधन पर सिफारिश की है कि बायोमास को उन क्षेत्रों में उपयोग के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए जहां कम कार्बन विकल्प सीमित है। यानी जहां कम कार्बन विकल्प हो वहां सीमित करो। जैसे माल ढुलाई आदि चीज़ों के लिए आप वहां पे, जैसे लंबी दूरी के विमानन और सड़क माल ढुलाई जहां पूर्ण विद्युतीकरण प्राप्त करने में अधिक समय लग सकता है, छोड़ सकते हैं, यानी उसमें लगाइए, जबकि पेट्रोल वाहन को ईवी में आप कर सकते हैं। तो इसीलिए और हमें ज़रूरत क्या है कि हमारे पास किसी एक्सेस नहीं, हमें जुडिशियली सोचना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी रास्ता नहीं, जैसे हम सोचते हैं कि यार ये और विकल्प नहीं, कोई भी रास्ता कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ उसकी समस्याओं से जुड़ा होता है। तो ये मेन ये है, ये आर्टिकल हमें कहना चाह रहा, बताना चाह रहा है कि जैव ईंधन का हमें प्रयोग करना है। फर्स्ट जनरेशन पे अभी जा रहे हैं, लेकिन वो एक लंबा नहीं है, हमें विकल्प सेकेंड जनरेशन पे देना पड़ेगा, लेकिन वो उतना वाइबल नहीं हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें जो हम अपनी पॉलिसी बनाएं उसमें मिक्सअप करें, यानी जो जहाँ पे ईवी आसानी से काम कर सकती है वहाँ पे ईवी को बढ़ावा दिया जाए, और जो बाकी बायोफ्यूल प्लस वो मिक्स फ्यूल वाले हैं उनको उन क्षेत्रों में जहाँ पे अभी ईवी इस ढंग से काम नहीं कर पा रही है। ठीक है, हालांकि उसमें भी विकल्प है, जैसे कि ट्रक आदि है, ऐसे ट्रक आदि बनाए जा रहे हैं ऐसे रोड जहाँ पे ट्रेन की तरह से लाइन बिछी रहेगी कि उसमें बैटरियों की भी ज़रूरत नहीं, छोटी बैटरियाँ होंगी, बाकी वो फ्यूल से चलेंगे, फिर वहाँ से वो उसमें एक अलग से रोड पे ही वो रोड बना रहेगा जिसको आप चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको है। अगला जो है वो लैंसेट आयोग ने एक तपेदिक के लिए रिपोर्ट जारी की है। इसमें ये कहा गया है कि जो तपेदिक से होने वाली मौतें हैं उसमें वृद्धि, यानी जो उसकी मौतों में कमी हो रही थी अब वो कमी घट गई है। ठीक है, ये एक चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि इसमें ये बात कहा गया है कि कोरोना के कारण तो जो समस्या है, ज़्यादा समस्या है कि लोगों की जो रोग है उसकी पहचान नहीं हो पा रही है और जांच नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए सुझाव दिया गया, सुझाव ये दिया गया है कि एक नवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक्सरे टेक्नोलॉजी लाई जाए, जांच का दायरा बढ़ाया जाए। टीबी के इलाज के लिए एक आता है 146, यानी जिस तरह की टीबी हो, 1 महीने का इलाज, 4 महीने का इलाज, 6 महीने का इलाज, उसको अपनाया जाए। और अभी हाल ही में भारत में जो एक अध्ययन आया था उसी तरह की कुछ बात कही गई है। अध्ययन आया था कि जब पोषण अच्छा रहता है तो टीबी के जो रोग होने की संभावना 50% घट जाती है और मृत्यु 60% घट जाती है। तो उसमें भी यही बात कर रहे हैं कि जो पोषण और स्वास्थ्य पे, यानी जो लोगों के पोषण न्यूट्रिशन पर भी ध्यान दिया जाए ताकि टीबी से होने वाली मौतों को घटाया जा सकता है। ठीक है, चर्चा में क्या है, टीबी पर नए लैंसेट कमीशन की रिपोर्ट आज ही आई है, आज ही 14 को ही उसको प्रकाशित होना है।
लैंसेट कमीशन ने कहा कि दुनिया तपेदिक को खत्म करने की दिशा में नहीं है और 20 वर्षों में पहली बार टीबी में होने वाली मौतों की वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई। यानी 20 वर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है। हम लोग तो पहले टीबी बहुत खतरनाक लेकिन सुना भी नहीं था, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण अब फिर दिख रही, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लापरवाही आ गई थी। लैंसेट आयोग की इसकी सह लेखिका डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, उन्होंने कहा कुछ देशों में तपेदिक को समाप्त करने की दिशा में प्रगति न्यूनतम रही है, अन्य में अपर्याप्त रही है। विशेष रूप से सबसे अधिक बोझ वाले देशों के लिए तपेदिक को समाप्त करने की सबसे बड़ी चुनौती ये मामले की खोज और निदान मतलब जांच की अपर्याप्तता रही है कि न मामले का पता चल जा रहा है न उसकी जांच की जा रही है। ये चिंता का विषय है। तो मुख्य निष्कर्ष क्या है? देखिए, निष्कर्ष है कि टीबी मृत्यु दर कम होने की दर में गिरावट आई है। जो जिस दर से टीबी की मृत्यु दर कम हो रही थी उसमें गिरावट, ये नहीं कि बढ़े, गिरावट आई है। और तपेदिक से होने वाली 2/3 मौतें सिर्फ 8 देशों में हुई हैं। यानी जितना दुनिया में तपेदिक से मौत होती है उसमें सिर्फ 8 देशों में, और उसमें से भी आधी से अधिक मौतें भारत में 33%, इंडोनेशिया और नाइजीरिया, ये 3 देश मिला के, जिसमें से अगर आप कहें तो भारत में 1/3, उसके बाद इंडोनेशिया में 10% और नाइजीरिया में 8% हुआ। यानी सिर्फ 3 देशों में मिला के 50% मौत हो रही है, और केवल भारत में ही जितनी तपेदिक की मौत हो रही है उसका 1/3 मौत हो रही है। और अगला क्या है इसमें? इसके अनुसार भारत में जैसे जो आया था कि 2002 में, भारत में 2021 में 5.04 लाख मौत, यानी 5,04,000 मौतें हुई थी, जबकि 2010 में यह संख्या 5,52,000 थी। यानी आज 11 साल पहले जो टीबी में जो प्रोग्रेस था उसी के करीब करीब हमारी मौत के आंकड़े आ गए हैं। और 2017 में ये रिपोर्ट के आंकड़े 4,62,000 थे, यानी 17 से जहां 4,62,000 से ये बढ़ गया है। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि हम प्रगति करते करते एकाएक आगे बढ़ने लगे हैं। इसके कारण ढूंढा गया तो ये माना गया कि ठीक है, कोविड महामारी में टीबी को रोकने, जांच करने और इलाज करने की वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हुई थी, क्योंकि ज़्यादातर स्वास्थ्य व्यवस्था किस पर निर्भर हो गई थी? कोरोना और उसके इलाज पे। तो ऐसे में टीबी को जांच करना, ट्रेस करना वो समस्या थी। लेकिन अनुमान लगाया कि 2022 में 1/3 लोगों का निदान नहीं किया गया और उनका इलाज नहीं किया गया, जो है यानी जितना भी है उनके जो मौत हुई 2022 में, उसमें 1/3 लोगों का निदान नहीं हो पाया, इसलिए उनका इलाज नहीं हो पाया। एक चिंता का विषय है। सुझाव है कि क्या रोकथाम में कैसे किया जा सकता है? कुछ इसके लिए तकनीकी बताई गई है। जैसे तकनीकी में जो अभी जांच नहीं है उसके लिए क्या है कि हमें AI सहायता प्राप्त छाती एक्सरे तकनीक जैसे उन्नत जांच तक उपकरणों का पहुंच बढ़ाने की ज़रूरत है। यानी एक ये है। दूसरा क्या है? नए छोटे 146 उपचार नियमों को अपनाने पर जोर दिया जाना चाहिए, जो उपचार के पालन और प्रभावशीलता को बढ़ा सकती है। ये 1446 क्या है? जैसे देखिए, ये है टीबी की रोकथाम सिर्फ हो तो इसके लिए 1 महीने का उपचार। दवा संवेदनशील टीबी हो, यानी ऐसी टीबी हो जो दवा के प्रति विभिन्न दवाओं के प्रति बहुत सारा संवेदनशील न हो, तो 4 महीने का उपचार किया जाए। और जब टीबी दवा की प्रतिरोधी हो जाए, यानी बार बार, जैसे इसी कहते हैं टीबी के इलाज में नहीं छोड़ना चाहिए, आपने छोड़ा और वो रेजिस्टेंस हो गया, तो उसके लिए 6 महीने का उपचार इसमें शामिल है। इसी को 146 उपचार कहते हैं। और ये है कि टीबी, इसमें जो कही गई है कि टीबी के इलाज के साथ साथ पोषण संबंधी सहायता भी प्रदान करना महत्वपूर्ण है। इससे टीबी से संबंधित मौतों में काफ़ी कमी देखी गई है। उल्लेखनीय है कि भारत में शोध से पता चला है कि बेहतर पोषण से टीबी संक्रमण दर लगभग 50% कम हो गई और टीबी रोगियों में मृत्यु दर लगभग 60% कम हो गई। यानी पोषण के सुधार के साथ ही हमें टीबी के संक्रमण दर में भी कमी आती है, लगभग 50%, और मृत्यु दर में तो 60% कमी आती है। तो इसमें सुझाव दिया, ये 2 बातें ज़रा इसको समरी करें तो ये आई कि टीबी के मृत्यु दर में जो कमी आई थी वो बढ़ने लगी है। भारत में स्थिति, भारत दुनिया में जितना भी टीबी मौत हो रहा है उसका 1/3 आंकड़ा आ रहा है। साथ ही में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो टीबी की जांच नहीं हो पाने पर लोगों को न सही ढंग से उनकी ट्रेसिंग, उनकी पहचान टीबी रोगियों की, और टीबी का सही समय पे जांच नहीं होने के कारण ज़्यादातर मौतें, यानी 1/3 मौतें इसके लिए जिम्मेदार है। और इसके लिए सुझाव क्या दिया गया है? एक तो जांच की बेहतर तकनीकी प्रयोग करना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उस तरह के आधारित जो एक्सरे तकनीकी। दूसरा क्या है? टीबी के इलाज में भी एक 146 तकनीक है कि जैसे सामान्य है तो 1 महीने का, दवा के प्रति संवेदनशील तो 4 महीने का, और रजिस्ट है दवा के तो 6 महीने का। और साथ ही में पोषण का ध्यान रखना
बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आज का पूरा हुआ। आप लोग अपना अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।